नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। देखिए, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है, तो आप अपनी हर मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करना चाहें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, विडंबना तो ये है कि आज घर घर में कोई भी निरोग नहीं है। कोई ना कोई एक व्यक्ति बीमार ज़रूर है और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई परेशानियों को झेलता है। बावजूद इसके लोग अलग अलग डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, परामर्श लेते हैं, सुई दवाई करते हैं, लेकिन बावजूद वो जल्द से जल्द हेल्दी नहीं हो पाते, ठीक नहीं हो पाते, स्वस्थ नहीं हो पाते। हालांकि अगर हम मेडिसिन विज्ञान की बात करें या इसके अलावा हम डॉक्टर्स की बात करें या चिकित्सा की विधा की बात करें, तो बहुत सारी विधा है। एलोपैथिक दवाएं हम खाते हैं, होम्योपैथिक दवाएं हम खाते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं खाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिना दवा और सुई के आप ठीक हो सकते हैं, तो शायद आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, दंग भी हो गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। एक नई विधा जिससे शायद हम और आप अब तक अवगत नहीं थे, लेकिन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको अवगत कराने जा रही हूँ। एक नई विधा जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है राम गोपाल दीक्षित आचार्य जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके द्वारा। वो है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी के बारे में हम उनसे ही बातचीत करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि आखिर न्यूरोथेरेपी क्या होती है। इससे पहले कि हम उनसे ये सब कुछ जानें, हम आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि औपचारिक रूप से इन्होंने 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में चिकित्सीय सेवा दी है और इसके अलावा न्यूरोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करने वाले, इसके बारे में विश्व भर में लोगों को जानकारी देने वाले यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूरोथेरेपी के बारे में सबको अवगत कराया, जिसमें आप बिना सुई और दवाई के खुद को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से रोग ठीक होंगे, कैसे आप स्वस्थ हो पाएंगे, किन किन रोगों का इलाज इस न्यूरोथेरेपी से हो सकता है, इसकी जानकारी हम खुद राम गोपाल दीक्षित जी से ही लेते हैं। आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुबी जी आपका। और देखिए, सबसे पहला सवाल, जैसे कि अभी हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि हम सबसे पहले यही आपसे जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी क्या होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, खासकर शुभी मिश्रा जी आपका, कि भारत का एक ऐसा विज्ञान, अद्भुत विज्ञान जो लोक कल्याण का है, जिससे दुनिया का भला होने वाला है, ऐसे अद्भुत विज्ञान को, जिसको हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा भी कहते हैं, आपने न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अभी आपने जो प्रश्न किया कि ये न्यूरोथेरेपी है क्या, तो भारत का एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। और जैसे पहले गुरुकुल में जो शिष्य थे वो सीखते थे, और गुरुकुल के अंदर सीखने के बाद वो राजा महाराजाओं का इलाज करते थे। वो विज्ञान जो राजा महाराजाओं का इलाज करने वाला होता था, जिसको ऋषियों ने अपने ध्यान की, अध्यात्म की उच्चतम अवस्था में जिसको पाया था, विलुप्त हो गया। जिसको हम नाभि का विज्ञान भी बोल देते हैं, अर्धनारीश्वर का विज्ञान भी बोल देते हैं, बैलेंसिंग का विज्ञान भी बोल देते हैं, ये विलुप्त हो गया था। ये नए कलेवर में न्यूरोथेरेपी यानी वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में, और क्योंकि इसका प्राचीन नाम अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है, इसे क्यों अर्धनारीश्वर कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया। देखिए, भगवान शिव का जो स्वरूप हम देखते हैं ना, शिव और पार्वती, यह केवल शिव और पार्वती का वो जो चित्र है, वो केवल चित्र, एक काल्पनिक चित्र नहीं है। ये पूरी सृष्टि उसी से निर्मित है। अब मैं शरीर की बात करूं, प्रकृति की बात करूं, तो दोनों ही एक नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिल करके बनी है। इलेक्ट्रिक भी चल रही है तो उसमें भी एक अकेला नहीं है। नहीं। सृष्टि के निर्माण में स्त्री भी है और पुरुष भी है। हर स्त्री में पुरुष और हर पुरुष में स्त्री का एक भाव भी है। दोनों ही अंदर हैं, हार्मोन्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, देखे तो बहुत कुछ है। दोनों के अपने गुण हैं। अपने आप में पुरुष पूर्ण नहीं है, अपने आप में स्त्री पूर्ण नहीं है, दोनों मिलकर ही एक सृष्टि का संचालन होता है। तो ये है वो जो चित्र है, वो एक कल्पना है। लेकिन मैं बात अभी चिकित्सा की करूंगा कि आखिर अर्धनारीश्वर को चिकित्सा के रूप में कैसे हमने देखा। तो क्या है, शरीर 2 भागों में विभाजित है जी। एक बायां और दूसरा दायां। अब ये ढांचे और केमिकल्स में भी विभाजित है। ढांचा मतलब बोन और मसल्स, जो बाईं तरफ हैं वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में इक्वल डिवाइडेड हैं। ऐसा नहीं है कि इधर बाजू है और इधर बाजू नहीं है। पूरा ढांचा
मसल्स भी और बोन भी दोनों डिवाइड हैं, अलग अलग हैं। ऐसे ही अंदर केमिकल भी दो भाग में विभाजित है। और मैंने जब इस विज्ञान को पढ़ा और जाना, उसके बाद में तो मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया कि वो जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है वो शरीर के अंदर डीएनए में भी है। तो जब केमिकल्स में हम बात करते हैं तो केमिकल क्या है, एसिड और एल्कलाइन, ठंडा और गर्म। ये बिना दोनों के चलता नहीं है। ठंडा कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गर्म कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों का इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ढांचे में बोन और मसल हैं। हम जब देखेंगे तो मध्य में जितनी चीजें हैं वो एक हैं, जो दाएं और बाएं हैं वो दो हैं। जैसे नाक मध्य में है, एक है। आंखें दो हैं, दाएं और बाएं हैं। मुंह क्योंकि मध्य में है, यहाँ से लेकर जेनेटिक ऑर्गन्स तक टेस्टिस दो हैं, ओवरीज दो हैं, है ना। लेकिन पेनिस और यूट्रस एक ही है, वो दो नहीं है। नाभि एक है क्योंकि मध्य में है। तो जो दाएं और बाएं हैं वो दो हैं, जो मध्य में है वो एक है। ये ढांचे की बात करता हूँ। अब मैं रसायन की बात भी करता हूँ। रसायन में भी जो ब्रेन के जितने ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो भी दो प्रकार के हैं, दायां और बायां। इसी प्रकार से केमिकल्स में भी एसिड और एल्कलाइन केमिकल है। ब्लड में भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दो प्रकार का है, यानी ठंडा और गर्म है। और जितने सारे रसायन को देखेंगे एक नहीं है, दो हैं। और इनका नट सेल में अगर मैं बात करूं तो जितने केमिकल्स हैं और सारी बॉडी है वो एसिड और एल्कलाइन में डिवाइड जी। एक तरफ पूरा लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी में ये दोनों दो भाग में विभाजित हैं, एक गर्म है और एक ठंडी है। हमारी दोनों किडनी भी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी है, एक 80% एसिड और 20% एल्कलाइन फिल्टर करती है लेफ्ट वाली, और राइट वाली 80% एल्कलाइन और 20% एसिड फिल्टर करती है। इसके साथ ही नाड़ी तंत्र भी आता है, नर्व अलग है और नाड़ी अलग है। अब योग की दृष्टि से अगर हम देखें तो 72,000 नाड़ियां हैं। बाईं तरफ की सारी इड़ा और दाईं तरफ की सारी पिंगला हैं, लेकिन मध्य की जो नाड़ी है वो एक है, जिसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो न इड़ा से चल सकता शरीर, न पिंगला से चल सकता। दोनों के समान होने पर तभी सुषुम्ना जागृत होती है। जब ये दो पार्ट से शरीर संचालित है, वही संचालित स्वरूप का एक नाम है अर्धनारीश्वर। अब डीएनए की बात करता हूं, क्योंकि हम और आप सोचते हैं ना, इसका संबंध डीएनए से भी है। हम जो व्यवहार करते हैं इसका संबंध डीएनए से भी है। और जब मैं डीएनए को देखा और मुझे समझ आया कि ओ, अर्धनारीश्वर तो डीएनए में है। डीएनए के हाइलेक्स को जब हम खोलते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, डीएनए एक लाइन से नहीं बनता। उसमें जब उसके हम स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो उसमें राइट और लेफ्ट दो लाइन आती है, सीढ़ी नुमा आती है। उनमें एक एसिड है और एक एल्कलाइन है, एक ठंडी है और एक गर्म है। वही अर्धनारीश्वर है। ये तो सर शरीर के ढांचे की बात हमने कर ली, और क्यों अर्धनारीश्वर नाम पड़ा ये भी हमने समझ लिया। लेकिन न्यूरोथेरेपी, क्योंकि थेरेपी भी बहुत सारे लोग कराते आए हैं, बहुत सारे जगहों पर थेरेपिस्ट सेंटर भी खुले होते हैं, तो उन थेरेपीज से क्या न्यूरोथेरेपी अलग होती है? देखिए, भारत की जितनी भी चिकित्साएं हैं ना जी, ये सारी अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पे काम करती हैं। न्यूरोथेरेपी भी उनमें है, लेकिन सबकी रेमेडी अलग अलग है जी। व्यक्ति को ट्रीट करने का तरीका अलग है। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो न्यूरोथेरेपी से क्या क्या ठीक हो सकता है? कौन कौन से रोग ठीक हो सकते हैं? ठीक कौन से हो सकते हैं, इससे पहले मैं एक बात और बताऊंगा जी। आखिर रोग का और इलाज की एक न्यूरोथेरेपी की परिभाषा है, और वो परिभाषा क्या है कि जब भी अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस होता है तब डिसईज उत्पन्न होती है। डिजीज जिसको हम बोलते हैं, वो डिसईज, हमारी ईज क्या हो गई, डिस हो गई। अब वो अलग अलग तरह से हो सकती है। गर्दन में भी डिसीज हो सकती है, कमर में भी हो सकती है, घुटने में भी हो सकती है ना। अंदर की भी एसिडिटी, गैस भी हो सकती है, माइग्रेन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, और फीमेल्स की अनेक सारी डिजीज हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मंथली साइकिल का डिस्टर्बेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। ये सारे डिसईज हैं, और ये सारे डिसईज को न्यूरोथेरेपी ठीक कर सकती है। बिल्कुल ठीक कर सकती है। और उसका कारण न्यूरोथेरेपी इस बात को मानती है कि जब भी अर्धनारीश्वर का डिसबैलेंस होता है तभी डिसीज होती है, और क्रोनिक डिसबैलेंस डिसऑर्डर क्रिएट करता है जी। तो जैसे हमने कहा ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आजकल मैक्सिमम बीमारियों को मेडिकल साइंस वाले लोग कहते हैं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
कैंसर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऐसे तुरंत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसा नाम ले देते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ डिसबैलेंस ऑफ अर्धनारीश्वर। तो जब हम अर्धनारीश्वर को बैलेंस करते हैं तो डिसऑर्डर ऑर्डर में आने लगता है, डिस ईज में होने लगती है। इसलिए अन्य सारी चिकित्साओं से अगर हम देखें क्या अंतर है इसमें, तो भाई बाकी सारी चिकित्साएं उनको कुछ साधन चाहिए ठीक करने के। जैसे एलोपैथ को मेडिसिन चाहिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, टॉप का डॉक्टर है, दुनिया का हजारों उसने सर्जरी करी है, लेकिन अगर उसके पास मेडिसिन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आयुर्वेद का वैद्य बहुत यूनिक है, बड़ा विद्वान है, नाड़ी पकड़ते ही सब कुछ बता सकता है, लेकिन अगर औषधि नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही होम्योपैथ, ऐसे ही आयुर्वेद, ऐसे ही यूनानी, ऐसे ही सिद्धा, सभी चिकित्साएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो औषधि पर निर्भर हैं। जी। ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा, वेलनेस न्यूरोथेरेपी, ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें ना कोई दवाई है, न इसके अंदर कोई मशीन है, न इसमें कुछ डालना और न इससे कुछ निकालना। जैसे हवा सरल है ना, लेकिन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पानी सरल है ना, लेकिन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो सरल चीजें हैं ना, जो यूनिक चीजें हैं, वो बड़ी सरल होती हैं। बड़े बड़े व्यक्ति को पास जाके आप बात करेंगे ना, आपको लगेगा अरे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो न्यूज 18 की बहुत बड़ी एंकर है, आपको तो दुनिया जानती है। आपसे मिलने के बाद कितनी सरलता मुझे नजर आई। दूर से देख के लोगों को लगता हो इनको मिलना कितना कठिन है, लेकिन आपको मिले तो बड़ी सरलता आई। हर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो उतनी ही सरल है। तो ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी इतनी ही सरल है, न इसमें कोई दवाई है, न इसका कोई मशीन है, न इसका कोई साइड इफेक्ट है, और तो इस परिणाम थेरेपी को तुरंत है। कैसे किया जाता है? क्या इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या कुछ सर्टेन, क्योंकि एक्वा प्रेशर भी एक काइंड ऑफ थेरेपी है और हाँ। ऐसी बहुत सारी थेरेपी होती है, तो क्या कोई सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जिस पे प्रेशर बनाने से, या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं, क्या होता है जिससे कि आप बिना दवा और सुई के आप ये क्लेम कर पाते हो कि देखिए न्यूरोथेरेपी कराइएगा तो आप ठीक हो जाइएगा? बिल्कुल, ये इसको टेक्निक, वैसे तो ट्रीटमेंट जिसने पहले कभी देखा नहीं, वो दिखाने के लिए बिना देखे कल्पना करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट को, यानी ढांचा और केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए, हमें ढांचा भी बैलेंस करना और केमिकल भी बैलेंस करने हैं। दोनों को बैलेंस करने के लिए शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग एंगल पे रखकर कुछ निश्चित समय और सेकंड के लिए यौगिक प्रेशर देते हैं, जिनका संबंध ब्लड से और नर्व से होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो अलाइनमेंट करते हैं स्ट्रक्चर का। जैसे मान लो पैर है, तो हम देखेंगे नाभि बैलेंस है कि नहीं है। नाभि को बैलेंस करने के लिए पंजों को हल्का ऐसे करेंगे तो उसी से बैलेंस हो जाएगी नाभि, और व्यक्ति का जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही कुछ बॉडी के पार्ट पर, जैसे बाजू पर 6 सेकंड का यहाँ प्रेशर रखा, अलग अलग ऑर्गन और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए 172 ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जो वेलनेस न्यूरोथेरेपी के हैं। इन पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को मिलाकर हमने फॉर्मूले बनाए हैं जो डिसबैलेंस को बैलेंस करते हैं। लेकिन देने का तरीका वही है, पता ही नहीं चलता। लोग खराटे मार के सोने लगते हैं, जो कहते हैं ना हमको इतने समय से नींद नहीं आ रही थी, अब नींद आ रही है। तो हल्का कुछ प्रेशर और कहीं हल्की मसाज। आप सोच सकते हैं गर्दन पर केवल यहाँ बाईं तरफ 8 बार प्रेशर, ऐसे 8 बार रबिंग इधर पैर में और 8 बार इधर पैर में रबिंग करने से रात को कर दो, जो बच्चा सोता नहीं फटक से सो जाएगा, बड़ा आदमी सोता नहीं वो भी सो जाएगा। जस्ट यहाँ रबिंग करनी है, बहुत अधिक नहीं, 8 पैर लेफ्ट और 8 पैर राइट, सो जाएगा। तो ऐसे कहीं प्रेशर और कहीं पर हल्की सी मसाज, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, माइग्रेन, ये सब बहुत आम समस्या हो गई है, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त इनका कंप्यूटर पर बीतता है, लंबे वक्त तक स्क्रीन टाइम हो गई है लोगों की, तो ये सारी चीज़ें भी न्यूरोथेरेपी से रिलैक्स की जा सकती है। जादू है इसमें, जादू मतलब माइग्रेन को अगर मेडिसिन लेंगे तो आधे घंटे में रिलीफ मिलेगा जी, गोली से। इंजेक्शन लेंगे तो 10 मिनट तो लग जाएंगे इंजेक्शन के बाद भी उसको रिलीफ मिलने में, लेकिन यह जो वेलनेस न्यूरोथेरेपी है ये मात्र 1 मिनट में उसको रिलीफ कर देगी। और अगर किसी को एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है बस बेचैनी हो रही है, तो हमें 30 सेकंड भी ज़्यादा होते हैं, हो सकता है 10 सेकंड में ही व्यक्ति करे वाह मज़ा आ गया। क्यों?
डिसबैलेंस को बैलेंस करने में सेकंड्स लगते हैं, पर क्रॉनिक अगर हो गया है, डिसऑर्डर्स में आ गया है, तो फिर उसको समय लग जाता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, किसी को दर्द हो रहा है कंधे में, कमर में, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये क्विक रिलीफ देने के लिए तो यानी कि सेकंड कोई भी ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज न्यूरोथेरेपी से नहीं हो सकता है। कोई जी मैं क्रोनिक डिजीज जिन्हें बोलते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ये सारी डिजीज का होता है कोई निवारण? ऐसा हमने भी कोई थोड़ी सीमाएं रखी हैं जी। ऐसे तो डिसबैलेंस के कारण ही सारी बीमारी होती है, हाँ। लेकिन फिर भी जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस को हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जी। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस के में दवाई के जो साइड इफेक्ट होते हैं हम उसके लिए काम करते हैं। कैंसर में हम डायरेक्ट होकर हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो गंभीर बीमारी है। बिल्कुल, लेकिन कैंसर की मेडिसिन से होने वाले साइड इफेक्ट को हम कम कर देते हैं और जो उसका मेटाबॉलिक रेट है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो जो दवाई वो ले रहे हैं कहीं से भी और हमारा ट्रीटमेंट भी चलता है, बहुत फास्ट रिकवरी आती है, बहुत फास्ट रिकवरी आती है। जी, तो आप सुन रहे होंगे कि न्यूरोथेरेपी के कितने सारे फायदे हैं। अच्छा, जो भी दर्शक मुझे लगता है कि हमें देख रहे होंगे, उनके घर में अगर माँ होगी, दादी होगी, नानी होंगी, चाची होंगी, अक्सर आपने सुना होगा कि घुटनों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। महिलाओं में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। क्या वजह हो सकती है? क्यों इस तरह से काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में इस तरह की समस्या आए दिनों बढ़ती ही जा रही है? यंग महिलाएं भी हैं, उन्हें गठिया हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सुबी जी, आपने बहुत मार्मिक प्रश्न किया है, मैं बता रहा हूँ। उस माता और बहन की अंदर की भावनाएं क्या हैं, उसका फ्यूचर कैसा हो गया है, उसकी इच्छाएं सारी खत्म हो गई हैं, ये उन माता बहनों का प्रश्न आपने अभी मुझसे कर दिया। मैंने लाखों माता बहनों को देखा है जिसके घुटनों में दर्द आ जाता है ना, उसका सारा फ्यूचर खत्म हो जाता है, एक कदम पहाड़ जैसा नजर आता है। और मैंने उन माता बहनों के, क्योंकि बाकी लोग सब आ तो जाते हैं पैसा लेकर, लेकिन उनके दिल पर क्या बीत रही है, उनके लिए सारी रिश्तेदारियां बेमानी हो जाती हैं, सारे तीर्थ स्थल उनके लिए बेमानी हो जाते हैं। क्योंकि जिसके घुटने में दर्द है उसको ये लगता है सीढ़ी कैसे चढ़ूंगी, किसी घर में जाऊंगी तो लैट्रिन करने के लिए वहाँ पर अगर इंडियन टॉयलेट मिल गया तो क्या करूंगी, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ गया तो कैसे करूंगी। वो जाके कहती हैं छोड़ो मैं नहीं जाती हूँ, सारे अरमान। और ये बीमारी जो आपने बोला, अब इसके लिए कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में हो युवतियों को भी होती है जी। इसके कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर ये कारण जानने के बाद, कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ कारण ऐसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं बोलूं ऑर्गेनिक फूड खाओ, अब ये कंट्रोल में नहीं है। भाई कहाँ से ऑर्गेनिक फूड और सब कैसे लाएंगे, गरीब कैसे लेकर आएगा, उसको तो यूरिया का और बाकी सारा खाना ही पड़ेगा। हाँ, है ना, मार्केट में कुछ भी शुद्ध नहीं है, मार्केट में जो मिल रहा है वो खाएगा। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके प्रश्न के उत्तर में 80% प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है। 80% तो मन और तन दोनों ही इसके रूट कॉज में आते हैं। ये सारे जो घुटने के दर्द हैं, कमर दर्द है, ये सभी बात रोग हैं। और वायु आती है टेंशन से, एक मेजर कारण है। तनाव, चिंता, स्ट्रेस बड़ा कारण है। जो एक बड़ा कारण है तनाव, चिंता और स्ट्रेस गैस बनाता है, और गैस बनाने से शरीर में वात बढ़ जाती है और वायु बढ़ जाती है, तो ये दर्द आता है। फीमेल्स के लिए जो बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप इस बात को बहुत खास उसमें लेना, फीमेल्स में जो घुटनों का और जॉइंट्स पेन का आ रहा है, जो बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, उसमें एक कारण है, वो है उनकी प्रसूति। जब बच्चा पैदा होता है, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में 90% का रियोमेटॉइड अर्थराइटिस आ रहा है, जिसको बोलते हैं गठिया बात बोलते हैं, जिसमें उन माता बहनों की उंगलियां मुड़ जाती हैं, पैर टेढ़े होने लगते हैं, सारे बोन में दर्द होता है और बहुत अर्ली एज में आ जाता है वो। ये टेंशन से नहीं आता, ये खाने से नहीं आता। ये जब बच्चा हो रहा था, डिलीवरी हो रही थी, उसके पहले 10 दिन, आपको ध्यान हो, आपकी माता जी और बाकी लोग बताएंगे, दादी बताएंगी, पहले जब बच्चा होता था तो 10 दिन तक पंखा भी नहीं, घर के सारे दरवाजे केवल पर्दा लगा रहता था, हवा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और ठंडी खाने की चीजें नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा रहता था। क्योंकि ये हार्मोनल गेम है, जो हमारे ऋषियों ने बोला। ये जो आजकल जो प्रचलन चला है कुछ एक लंबे समय से, कि जब बच्चा होता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, हवा भी चलती है, पंखा भी होता है, एसी भी चलता है, और ठंडे पानी की, ठंडी गर्मी है तो ठंडी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, वो तुरंत खा लेती हैं। थोड़ा ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा कुछ और कर लिया, ठंडे पानी में हाथ दे दिए। ये जो ठंडे का संपर्क और वायु का संपर्क जब उस महिला से आता है, उससे उसका शरीर का
ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है बिगड़ने लगता है, हार्मोनल सिस्टम बिगड़ने लगता है हमारी बॉडी में ना। अचानक कहते हैं ना डायबिटिक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये सब में तो नहीं होता, लेकिन बड़ी तादाद में उन महिलाओं को होता है जो डिलीवरी के समय पहले 10 दिन सावधानी नहीं रखती। दही खा लिया, ठंडी चीज खा ली, एसी में रह गए, ठंडे पानी में हाथ दे दिया, मतलब कुछ भी ऐसा कर दिया, इससे ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी आती है। और पूरा नहीं किया, थोड़ा बहुत किया तो उनको जॉइंट्स पेन आते हैं। एक मेजर फैक्टर डिलीवरी के समय सावधानी का न होना जी। और आजकल कॉमन बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ तो पंखा और एसी ही चलता है, क्योंकि वहाँ का एक प्रोटोकॉल है जिसमें उनको चलाना पड़ेगा, जिसमें ऐसा होता है। नंबर 1। नंबर 2 है फीमेल्स के लिए जो है उनका हार्मोनल इम्बैलेंस, जिससे जब बच्चे होने लगते हैं उसके बाद उनकी मोनोपॉज आता है, उस समय उनके शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है और उसी समय स्ट्रेस चल रहा है। तो एक ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डियों की कमजोरी। ओके। हड्डियों में हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं और जब ये होने लगती हैं तो ऐसे में हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो वो आर्थराइटिस जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन का कारण बन जाती है। ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली सर कि कारण क्या होते हैं। हाँ। लेकिन इन कारणों से बचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी अभी यंग जनरेशन हो, क्योंकि अब तो ज़्यादातर बच्चे अच्छे वातानुकूलित अस्पताल में ही पैदा हो रहे हैं, महिलाएं वहीं हैं, कॉमन है। तो उस समय क्या सावधानी बरती जा सकती है, क्या करना चाहिए खुद को बचाने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं कुछ खास ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हैं, खासकर जॉइंट्स पेन जिसकी बात अभी आपने करी, इनके अंदर क्या क्या ऐसा किया जा सकता है। तो एक है भोजन। कुछ चीजें कंट्रोल में हैं, जैसे मान लो भोजन करना है, हमारे को देर तक ऑफिस में रहना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। हम नहीं कर सकते, तो जो भी जल्दी खाने के लिए मिल सकता है उसको खा लें। रात को दाल, दही और सलाद, फल न खाएं, ये वायु बढ़ाएंगे। दाल, दही, सलाद, फल ये वायु बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, भोजन कर रहे हैं, आप पानी पीना है तो पी लीजिए, पर ठंडा पानी से परहेज करिए, ये पाचन को खराब करेगा, वायु बनाएगा। और 3 मेजर फैक्टर्स और हैं। आपको पता है ना, शादी से पहले मध्य प्रदेश अंदर और तो उत्तर प्रदेश बाहर होता है, कॉमन मैन का होता है ना। आजकल अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है मोटापा जरा देखो। जी। अभी शादी महामारी बन चुकी है और जॉइंट्स पेन भी महामारी बन गया है, घर घर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज भी। ऐसी 8 बीमारियां ऐसी जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये घर घर की बीमारी हैं, जिसमें घुटना, कमर, कंधा, गर्दन के दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापा, ये घर घर की बीमारी बन गई है। अब मोटापे की बात भी बता रहा था, 3 मेजर कारण है जिन्हें बच सकते हैं। नंबर 1 बड़ा कारण है, क्या कारण था कि वो शादी से पहले मध्य प्रदेश अंदर और उत्तर प्रदेश ऐसे बाहर होता था, शादी के बाद उत्तर प्रदेश पीछे और मध्य प्रदेश आगे निकल जाता है। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग कहते हैं देख बीबी आ गई ना, बड़ी चिंता कर रही है, अरे आजकल तो बड़ा खिला रही है। और अगर पत्नी का पेट मोटा हो गया है तो वो कुछ और भी तरह की मजाक करने लगते हैं। रियल फैक्टर क्या है? भोजन के 3 घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए, नंबर 1। भोजन के 3 घंटे तक रिलेशंस भी नहीं, फिजिकल रिलेशंस पति पत्नी को नहीं बनाने चाहिए 3 घंटे तक। जब भी ऐसा करेंगे तो डाइजेशन का बेड़ा गर्क होगा, मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाएगा, लीवर खराब होने लगेगा और पेट मोटा होने लगेगा। तो नंबर 1 स्नान, अगर खाना खाया है तो 3 घंटे तक नहीं करना है। नंबर 2 अपने रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस नहीं बनाने 3 घंटे तक। और शादी होने के बाद नॉर्मली ऐसा होता है, देर से खाना खा के आए और अब सोना है, अगले ऑफिस में भी सवेरे भी जाना है, तो अपनी प्रक्रिया पूरी करी और ये आदत का पार्ट बनता है। थोड़े दिनों के बाद लगता है मध्य प्रदेश ऐसे निकल के जा रहा है। ये बड़ा कारण एक ये इसमें है। तो भोजन देर रात से अगर करना पड़े तो उसको अवॉइड करें, और अगर करना भी पड़े तो सूप ले लो, फल ले लो, फल तो नहीं ले लो, सूप ले लो, हल्के से खाना खा लीजिए, खिचड़ी थोड़ी बहुत ले लीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है तो। रात्रि भोजन। नंबर 2, भोजन में बहुत अधिक गैप नहीं करना चाहिए। कभी कभी 4-4 घंटे गैप हो गया, 5-5 घंटे गैप हो गया। जो वर्किंग पर्सनल्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें 3 घंटे में कुछ न कुछ ले लेना चाहिए। एक फल ले लो, क्या दिक्कत है, चने ले लो, गैस किसी भी तरीके से बनने नहीं देनी है, एसिडिटी नहीं बनने देनी है, बिल्कुल नहीं बनने देनी है। और रूटीन में मैंने कुछ टेक्निक्स डाली हैं कि आप कुर्सी पर बैठे, मेरा जो अपना सोशल मीडिया उस पर, यूट्यूब चैनल पर, कि आप कुर्सी पर बैठे बैठे ही केवल 3 मिनट की कोई एक्सरसाइज करो,
उसके बाद जैसे ये अपना कंप्यूटर है ना, रिफ्रेश कर देते हैं और फिर से एकदम स्पीड में आ जाता है। ऐसे ही 3 मिनट की एक्सरसाइज है, कुर्सी पर ही करने पर, जो आपकी स्पाइन को, गर्दन को, नेक को रिफ्रेश कर देती है। आपकी जो स्पीड मंदी हो रही थी, कंसंट्रेशन जो हट रहा था, वो आप कर लीजिए, तो उससे आपका एकदम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। प्राणायाम के लिए संजीवनी क्रिया, तेजस क्रिया ऐसी मैंने बनाई है लोगों के लिए। ये बहुत यूनिक क्रिया है जिनको थोड़े समय कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी के छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें व्यक्ति खुद करके अपने को फिट रख सकता है। तो अगर ये सारी चीजें की हमने, टेंशन तो सबको आती है, ऐसा कौन है जिसको टेंशन नहीं आती, लेकिन टेंशन आ रही है, अगर टेंशन पर काम करना व्यक्ति को आ जाए, आ तो रही है, ये लेना ना लेना ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, हमारी है ना। जिम्मेदारी है भाई वो आए, भाई मैंने आपको कोई चीज दी, आपने नहीं ली, मैं टेंशन आपको दे रहा हूँ, आपने नहीं ली, तो आप लेना न लेना ये तो अपने हाथ में है ना। और अगर ले भी ली तो भाई छोड़ना भी तो अपने हाथ में है जी। केवल समझने की आवश्यकता है। तो तनाव से बचने के लिए छोटी छोटी ऐसी यूनिक चीजें हैं जिनको कर लेने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और हमारी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो देखिए, तनाव पर हमने बात की, डिप्रेशन पर बात की, एंग्जाइटी, डायबिटीज़, माइग्रेन, जो हर घर की बीमारी है उस पर हमने चर्चा की है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जाते जाते आचार्य जी से हम आपको सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है एक बड़े चिकित्सक हैं, आचार्य हैं, और न्यूरोथेरेपी को इन्होंने ही सबको इंट्रोड्यूस करवाया, राष्ट्रपति भवन में इन्होंने सेवा दी है। तो बहुत सारे वाक़या आए दिन इनके साथ होते रहते हैं। एक इस पॉडकास्ट से पहले हमने इनसे जब चर्चा की थी, शुरू की थी, तो उस दौरान इन्होंने बताया था कि कैसे हवाई यात्रा के दौरान इन्होंने एक व्यक्ति को न्यूरोथेरेपी के ज़रिए ठीक किया। तो न्यूरोथेरेपी कितना प्रभावशाली है, उस कहानी के ज़रिए आप सुनिए। जी बिल्कुल। मेरा अमेरिका में क्या है, सारी दुनिया के अंदर मेरे शिष्य हैं, 18 देशों में मेरे शिष्य हैं जो न्यूरोथेरेपी सीख करके और वहाँ लोगों को लाभ देते हैं, क्योंकि कोई था वही से नहीं। तो अमेरिका के अंदर प्रोग्राम था, मैं वहाँ गया था। तो वाशिंगटन डीसी से मुझे दिल्ली वापस आना था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। लंबी फ्लाइट होती है तो खाना वाना खाने के बाद पीछे घूमने के लिए मैं चला गया। इतने में जो मेरे साथ बैठे थे, परिचय हो गया था। मैंने कहा मैं चिकित्सक हूँ, हो ही जाता है। तो वो भी जब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बड़े बुजुर्ग हैं, 80 ईयर्स के लगभग उनकी एज है, और वो अपनी सीट से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लगता है वो लॉक हो गए हैं, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? मैंने उनको जाके देखा और मुझे लगा हाँ मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। और जैसे ही देखा, देखने के बाद मैं तुरंत एयर होस्टेस के पास आया, क्योंकि ऐसे तो किसी को ठीक नहीं होता भाई। हाँ, विमान तो मेरा नहीं है, विमान तो एयर इंडिया का है। तो उनसे मैंने बात की, मैंने उनको तकलीफ है, उनको इधर लेकर आएंगे तो उनको ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आर यू डॉक्टर? मैंने यस आई एम बड़ा डॉक्टर। और मैं उनको वो एयर होस्टेस पकड़कर उठाकर लेकर आई। वो चल नहीं पा रहे थे, ऐसे उठाकर लाए और उनकी अपनी जो एयर होस्टेस की सीट होती है उस पर उनको बिठाया। और बिठाने के बाद मैंने जब उनको देखा तो उनका एसिड बढ़ा हुआ था शरीर में और नी का अलाइनमेंट बहुत बिगड़ा हुआ था। वो लंबी यात्रा के कारण जाम हो गया था और 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगे, 1-2 मिनट भी नहीं लगे होंगे सारा कुछ करने में। और जैसे ही वो किया, करने के बाद मैंने देखो वो उठ के चलने लगे, मूवमेंट करने लगे और आगे तक घूमकर वापस आए और मुझे कहते हैं मेरा राइट तो ठीक हो गया, मेरा लेफ्ट भी ठीक कर दो। तो आप ये समझ रहे होंगे इस कहानी से कि न्यूरोथेरेपी कितनी प्रभावशाली होती है। मिनटों में बिना दवा सुई के आप इससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके भी घर परिवार में कोई बीमार है और लंबे वक्त से इलाज करा रहा है तो एक बार न्यूरोथेरेपी को ज़रूर आजमाइएगा। लेकिन जाते जाते एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे आचार्य जी करूँगी कि भाई न्यूरोथेरेपी कितने दिन करानी होती है, कब तक इसका इलाज करा सकता है व्यक्ति? क्योंकि दवा तो लोग कहते हैं कि जैसे डायबिटिक कोई हो जाता है तो कहते हैं ज़िंदगी भर आपको दवा खानी होगी, तो न्यूरोथेरेपी की भी क्या ऐसी ही कोई? जी, मैंने इसके लिए बड़ी यूनिक चीज़ें लोगों को दे दी हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे पास इलाज कराने के लिए आओ। जी, मैंने कहा आप पहले जो सोशल मीडिया उसमें देख करके जो टिप्स बताई उनको घर कर लो। जी, दूसरी बात मैं कहता हूं कि भैया इसको सीख लो। न्यूरोथेरेपी इजी है और आजकल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सारे कोर्स हैं, तो उनको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ अप्रूव्ड कोर्स हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा सीखो। फिर तीसरा, फिर भी व्यक्ति कहता है नहीं आपके पास ही आना है, तो मैंने आ जाओ। और मैं देखने के बाद एक
मतलब आधे घंटे से लेकर आधे घंटे में भी 100% व्यक्ति ठीक हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है और 10 दिन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के डिसबैलेंस कितना पुराना है। अगर डिसबैलेंस पुराना है और बहुत ज़्यादा अंदर डिसऑर्डर हो रखे हैं, तब डिसीज को ईज मिलाने में समय लगेगा। अदरवाइज तो 96 सेकंड ही पर्याप्त होती है किसी व्यक्ति को अच्छा करने में, ऐसा रहता है। और देखिए, न्यूरोथेरेपी को लेकर हम आपको एक और जानकारी देंगे। अभी भी आचार्य जी ने इस बात की भी चर्चा की कि न्यूरोथेरेपी को सीखा भी जा सकता है। ना सिर्फ आप न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाएं, बल्कि आप इसे खुद भी सीख सकते हैं। तो इसका क्या भविष्य है, कैसे इसे सीखा जा सकता है, इसके बारे में भी आचार्य जी से जानकारी लेते हैं। जी शुभी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या ये भारत का विज्ञान है? अभी तक जितने सारे विज्ञान है वो औषधि वाले हैं, और ये एक ऐसा विज्ञान है जो बिना औषधि का है। और जब बिना ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक हो सकता है तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर बिना दवा के ठीक हो सकता है तो दवाई कराने की जरूरत नहीं। तो ये जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा है, हमने इसको सीखने की प्रक्रिया डाली है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी हैं, 3 महीने के अंदर भी सीख सकता है, 6 महीने के अंदर भी सीख सकता है, और डिग्री के 4.5 साल के ऐसे कोर्सेज भी हैं। और मैं क्या देखता हूँ फ्यूचर इसके बारे में, सारी दुनिया अब औषधि रहित काम करने की तरफ जा रही है, बिना मेडिसिन के ठीक होना जा रही है की तरफ चल पड़ी है। तो ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा सीख कर लोग अपने घर परिवार की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और एक अच्छा अपना रोजगार भी इसमें शुरू कर सकते हैं। आरोग्यपीठ इस सारे में हजारों और लाखों लोगों को अभी तक सिखा करके और उनको इंडिपेंडेंट बना चुकी है। हम चाहते हैं हर घर के अंदर एक व्यक्ति न्यूरोथेरेपी सीखने वाला हो तो घर की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम कर सकता है, और सारी दुनिया की ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। चलिए, न्यूरोथेरेपी के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, और कैसे न्यूरोथेरेपी आप सीख सकते हैं और इससे कैसे आपका लाभ होगा, आपके परिवार का लाभ होगा, आपके अपनों का लाभ होगा, वो भी आपने सुना। और तमाम तरह की जो गंभीर बीमारियां इस वक्त घर घर में घर कर चुकी हैं, परिवार के एक एक किसी न किसी सदस्य को अलग अलग तरह के रोग हैं, उसके बारे में भी हमने आपको इस पॉडकास्ट में जानकारी दी है। तो न्यूरोथेरेपी को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि इस न्यूरोथेरेपी के ज़रिए आप भी अपने परिवारजनों को ठीक कर पाएंगे? तो आप ज़रूर इस न्यूरोथेरेपी से जुड़िए, और साथ ही साथ हमें ये भी लिखकर बताइएगा कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।